ट्राइपार्टाइट संघर्ष यानी कन्नौज पर 3 बड़े राजवंशों राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहारा और पाला के बीच हुआ संघर्ष और उसके बाद साउथ इंडिया के प्रमुख चोला साम्राज्य के इतिहास, उनके शासक, प्रशासन और कलाकृति पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राजवंशों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इतिहास की गहराई को समझना। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। ट्राइपार्टाइट संघर्ष यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध 3 मुख्य शक्तियों के बीच कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए हुआ था। ये 3 शक्तियां राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहारा और पाला थे। राष्ट्रकूटा, जिनके बारे में हमने पहले देखा है कि प्रसिद्ध शासक दंते दुर्ग थे, जिन्होंने कीर्तिवर्मन II को हराया था, और कृष्णावन ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहाराज थे और तीसरी तरफ पालाज, जिनके संस्थापक गोपाल थे और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये संघर्ष लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दियों में चला। कन्नौज का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कन्नौज। कन्नौज, जिसे पहले कनक बोझ भी कहा जाता था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये पहले माओखरियों की राजधानी थी और बाद में वर्धन डायनेस्टी की भी राजधानी बनी। त्रिपक्षीय संघर्ष इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए था। इस संघर्ष में तीनों ही राजवंशों ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। गुर्जर प्रतिहाराज ने भी इसे कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। पाला डायनेस्टी, पाल राजवंश। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जिन्होंने ओडनपुरी में एक विश्वविद्यालय बनवाया। उनके बाद धर्मपाल आए, जो उसी ओडनपुरी राजवंश के थे और जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका शासन बंगाल क्षेत्र में था और वे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। धर्मपाल के बाद सेना डायनेस्टी ने उनकी जगह ली। राष्ट्रकूटा शासक इंद्र III ने पाला शासक महिपाल को हराया था। गुर्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट I थे, जिनकी राजधानी भिनमाल थी। उनके वंश के शासक नागभट्ट II को राष्ट्रकूटा शासक गोविंदा III ने हराया था। गुर्जर प्रतिहाराज ने भी कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया। बाद में जब गुर्जर प्रतिहाराज का पतन हुआ तो परमार, चंदेल और चौहान जैसे राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने दिल्ली पर भी शासन किया। चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य, अर्ली फेज, आरंभिक चरण। चोला साम्राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, संगम युग के दौरान चेरा, पांड्या और चोला का जिक्र आता है। चोला का चिन्ह बाघ था, यानी टाइगर, और उनकी राजधानी उरैयूर और तंजौर थी। उनका महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहाड़िया, कावेरीपट्टनम था। ये चोला 3rd शताब्दी BC से 3rd शताब्दी AD तक रहे और चेरा और पांड्या के दबाव के कारण इनका पतन हो गया। चोल एम्पायर यानी चोल साम्राज्य, लेटर और इंपीरियल चोलाज, बाद के या साम्राज्यवादी चोला। बाद में 9वीं शताब्दी में चोला फिर से उभरे और इन्हें लेटर चोलाज या इंपीरियल चोलाज कहा गया। इनके पहले प्रमुख शासक विजयालया थे, जो पल्लवों के सामंत थे। विजयालया ने मुत्रायर से तंजौर जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया और वहां निशुंभा सुदानी देवी का मंदिर बनवाया। उनके बाद प्रेमताका आए, जिनके समय में 9वीं शताब्दी में इन चोलों ने वेल्लोर में पांड्यों को हराया, लेकिन राष्ट्रकूटा शासक कृष्णा III से हार गए। की चोला रूलर्स, प्रमुख चोल शासक। राजा एक महत्वपूर्ण चोल शासक थे, जिन्होंने त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया, पांड्यों को हराया और उनकी राजधानी मदुरई पर कब्जा किया। उन्होंने श्रीलंका तब के सिलोन पर भी आक्रमण किया और अनुराधपुर पर कब्जा किया। उन्होंने मालदीव्स को भी जीता। उनके पुत्र राजेंद्र I, जो महमूद गजनी के समकालीन थे, को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया, चेर और पांड्या को हराया और गंगा नदी पार करके पाल वंश के 2 स्थानीय राजाओं को हराकर गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की और गंगईकोंडा चोलपुरम नामक नया शहर बसाया। उन्होंने श्री विजय साम्राज्य, जो श्रीलेंद्र डायनेस्टी का था, उस पर भी विजय प्राप्त की। डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य का पतन। चोलों का साम्राज्य 13वीं शताब्दी के शुरू में होने लगा। चोलों की जगह पांड्यों और होयसालों ने ले ली।
होयसालों की राजधानी हालेबीडु या द्वारा समुद्रम थी, जो तारे के आकार के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चेन्नकेशवा और होयसालेश्वरा मंदिर। लेटर चालुक्यों की जगह यादवों और काकतीयों ने ली। यादवों की राजधानी देवगिरी और काकतीयों की वारंगल बनी। लैंड डोनेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भूमि दान और प्रशासन। चोल के शासन में भूमि दान का प्रचलन था, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को दी गई भूमि, वेल्लार और नॉन ब्राह्मणों को दी गई भूमि, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि, पल्ली चंदनम जैन समुदाय को दी गई भूमि और शाल भोग शालाओं को दी गई भूमि थी। उनकी सरकार स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम सरकार के लिए जानी जाती थी। ग्रामीण स्तर पर दो तरह की सभाएं होती थीं, और आम लोगों के लिए और सभा विद्वान ब्राह्मणों के लिए। गांव के कार्यों का प्रबंधन कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता था, जिसमें हर सदस्य 3 वर्षों के लिए चुना जाता था और केवल संपत्ति वाले लोग ही चुनाव में भाग ले सकते थे। इन सब की जानकारी उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में है। टैक्सेस, कर। चोल शासकों ने 2 प्रकार के कर लगाए थे, वेट्टी और कदमई। वेट्टी जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जबकि कदमई भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला। चोल द्वारा बनाए गए मंदिर ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें बृहदेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में राजा राजा एक ने बनाया था, जबकि गंगईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र एक ने बनवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर राजा राजाधिद्वि ने बनवाया था। ये सभी मंदिर शैव धर्म को समर्पित हैं और तमिलनाडु में स्थित हैं। चोल मंदिर द्रविड़ शैली के हैं, जिसमें विमान यानी मुख्य मंदिर का ढांचा और गोपुरम यानी प्रवेश द्वार प्रमुख हैं। नागर शैली उत्तर भारत की है, द्रविड़ दक्षिण की, और वेसारा नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, जिसे चालुक्यों ने विकसित किया। चोल मंदिरों का विमान अक्सर गज पृष्ठधानी की हाथी की पीठ की आकार का होता है। नटराज स्टैच्यू, नटराज की मूर्ति। शिव की नृत्य मुद्रा वाली नटराज मूर्ति चोल कला के ब्रॉन्ज यानी कांसे का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जिसमें मिट्टी का ढांचा बनाकर उस पर वैक्स की परत लगाई जाती थी, फिर उसे गर्म करके वैक्स निकाल दिया जाता था और उसकी जगह पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल दिया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।